Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हमारे साथ इस देश के दो जाने माने प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, आप लोग भी इनको जानते ही होंगे। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे प्रोफेसर हैं, शिवराज सिंह हैं। इन दोनों जन से हम बात करेंगे आरक्षण पर, संविधान पर। सर, आपको क्या लग रहा है, विवेक जी आपसे ही सवाल है कि जो आरक्षण अंबेडकर चाहते थे वो हमारे देश में अब तक कहाँ तक पहुँचा? क्या जो माइनॉरिटीज़ है, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे वो मिल पाया, या आगे क्या होगा भविष्य में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो शब्द है आरक्षण, ये बड़ा ही दुविधाजनक या दुविधा फैलाने वाला है। बेसिकली आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व का सवाल है। समाजों में जो समाज पृथक कर दिए गए थे, जो समाज बहिष्कृत कर दिए गए थे, उनको शिक्षा में, संसाधन में, उनको सत्ता में बराबर का भागीदार बनाने के लिए प्रतिनिधित्व मिले। और इसलिए 3 प्रकार के आरक्षण पहले किए गए। पहले आरक्षण था जो था पॉलिटिक्स में, संविधान की धारा 330 और 332 में, जो 10 वर्ष के लिए था, लेकिन वो लगातार बढ़ाया जाता है। दूसरा आरक्षण है 335 धारा, भारत के अनुच्छेद 335, जिसके अंदर कोई भी समय मुकर्रर नहीं है, और वह नौकरियों में आरक्षण है, जिसमें कहा गया कि क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। लेकिन आप जो शिक्षा में आया वो 1950 के बाद शिक्षा में आया कि 5% उनको नंबर कम मिलेंगे और उसके बाद उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो एक तरह से हम देखेंगे कि सन 50 के आसपास आरक्षण की जो संकल्पना है वो पल्लवित होती चली गई। लेकिन हुआ क्या, 1961 में एक लेटर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि आई डू नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन। अब बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति, उस स्टेचर का व्यक्ति, अगर अपने चीफ मिनिस्टर को खत लिख दे कि आई डू नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन, तो क्या रिजर्वेशन भरेगा? रिजर्वेशन नहीं भरा, और वो लोग कहते रहे कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। अब ये चली 70 तक आते आते तो बहुत सारी बैकलॉग वैकेंसी आ गई। बैकलॉग वैकेंसी भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चले, लेकिन वो भी नहीं भरी गई। कह दिया गया कैंडिडेट्स नॉट फाउंड सूटेबल। अब 80 तक आते आते आप देखेंगे कि एक आंदोलन चला कि भाई आरक्षण भरो, आरक्षण भरो। लेकिन आरक्षण में 10 लाख वैकेंसी 90 तक आते आते खाली हो गई। 1990 में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। अब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन शुरू हो गया, तो फिर से सबसे पहले कुठाराघात हुआ रिजर्वेशन पर। तो मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधित्व दिया जाना था और जिसके माध्यम से राष्ट्र निर्माण होना था, कि सभी समाजों का प्रतिनिधित्व दे करके, और उन समाज जो सबसे पिछड़ गए थे उनको प्रतिनिधित्व दे करके सत्ता में, संसाधन में, शिक्षा में ला करके हम समाज को और हम अपने देश को सुदृढ़ बनाएंगे। लेकिन कहाँ प्रतिनिधित्व हुआ? जुडिशरी में देखिए, ब्यूरोक्रेसी में देखिए, यूनिवर्सिटी में देखिए, इंडस्ट्री में देखिए, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी में देखिए, मीडिया में देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं है। इतना बड़ा 18 करोड़ केवल दलित है, लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है मीडिया पे, तो वहाँ पे कोई दलित जो है अपना वोट कैसे डालता है ये भी नहीं बताने के लिए, उसके लिए भी दूसरे समाज के लोग बताए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो समाज जो आरक्षण था उसको हमने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समझ लिया। उसको कहा कि पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, जबकि वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, वो तो प्रतिनिधित्व का खेल है। तो प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? इसके लिए भारत सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि 74 वर्षों में हमने अभी तक जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी सृजित की, और जितनी सृजित की उसमें से कितनी भरी और कितनी खाली हैं तो क्यों खाली हैं, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तब कहीं जा कर के हम जो अभी सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं, तब उस पर हम सोच सकते हैं। वरना ये बेईमानी होगी उस समाज के साथ जिसको पहले हमने हजारों वर्षों से पृथक किया, उसको जो है बहिष्कृत किया, और जब हमने संविधान की धारा के तहत उसको कुछ प्रतिनिधित्व देने की बात करी तो फिर से हमने उसको सही संस्थाओं के अंदर नहीं भेजा। तो ये अन्याय होगा। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि जब हम लोग भी सर गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी
सोसाइटी जो है सिटीज़ एरिया में बदल चुका, लेकिन आज भी गांव में अगर आप जाएंगे, गांव या देहात में, तो ये चीज़ें आज भी देखने को मिलती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो छुआछूत चीज़ें हैं ये गांव में कब बदलेंगी? क्योंकि सिटीज़ में तो चलो हम आप सब जितने भी लोग हैं एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन गांव में आज भी ये चीज़ें मतलब काफ़ी दिक्कत है। क्या लग रहा है सर, मतलब ये कैसे बदलेगी चीज़ें? जो आधुनिक शिक्षा है या संवैधानिक प्रावधान है वो शहरों में और शिक्षा संस्थाओं में लागू होते हैं। वो अलग बात है कि वो कितने कारगर होते हैं, कितने नहीं होते हैं। गांव अभी भी सामंती और पुराने विचारों के साथ जीता है। गांव में अभी भी अनुसूचित जातियां गांव के बाहर रहती हैं। गांव में हर व्यक्ति जाति से जाना पहचाना जाता है। तो गांव में अस्पृश्यता की जो परंपरागत जो धारणा है वो खूब फली फूली है। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि गांव जो हैं वो खुले कारागार हैं दलितों के लिए। इसीलिए गांव से पलायन की बात की, शहरीकरण की बात की कि गांव का आधुनिकीकरण हो। तो इसलिए गांव में ये समस्या आपको मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आरक्षण, मैं डॉक्टर साहब की बातों को नहीं दोहराऊंगा, उन्होंने कह दी। आरक्षण की बात जो है बाबा साहब ने नहीं कही। वो तो जब पूना पैक्ट हुआ तो मजबूरन ये बात उस माननी पड़ी। और उसमें भी ये लिखा गया था आखिरी पैरा में कि जो संस्थाएं हैं उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रतिनिधित्व शब्द है, आरक्षण शब्द नहीं है। तो अब असली बात ये थी कि देश आज़ाद हो रहा था और देश का नवनिर्माण होना था। तो बाबा साहब ने अपने संपादकीय में मूकनायक में बात लिखी कि स्वराज हो तो ऐसा हो जिसमें हमारा भी राज हो। तो वो ये बात कह रहे थे कि जो दुनिया के देश आज़ाद हुए हैं वहाँ जो गुलाम रहे हैं उन लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, वो मुख्य धारा में लाए हैं, तभी तो वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए देश के विकास में। तो अगर ये शिक्षा में नहीं होंगे, सर्विस में नहीं होंगे, तो देश के विकास में भी इनका क्या योगदान होगा? हैं, अलग अलग देशों ने अलग अलग तरह से अपने उत्थान की चीज़ें अपनाई। जैसे अमेरिका, अफ्रीका में जो है वो डाइवर्सिटी अपनाई गई। और भाई कोई भी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, मीडिया है, उद्योग है, उसमें उन्होंने ये देखा कि काले लोगों का, श्वेत लोगों का प्रतिनिधित्व है या नहीं है। और जिसमें नहीं है वो उसको ग्रीन कार्ड नहीं देते थे, यानी सरकारी सहायता नहीं पा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल दिए गए, स्कूल प्राइवेट खोल दिए गए, सरकारी स्कूलों की बिल्कुल हत्या कर दी गई। और निश्चित ये कर दिया गया सरकारी स्कूलों के अलावा आप दलित कमज़ोर वर्ग के बच्चे कहीं पढ़ नहीं सकते। तो आप राष्ट्र का विनाश कर रहे हैं। ये आरक्षण कहिए या प्रतिनिधित्व कहिए न देकर राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। भगत सिंह का सपना ये बिल्कुल नहीं था, बाबा साहब का सपना ये बिल्कुल नहीं था कि वो जो वर्किंग क्लास है वो मुख्य धारा से हटा दिया जाएगा, उसका सशक्तिकरण नहीं होगा, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। और उसका प्रतिनिधित्व नहीं होना, उसे मौका नहीं मिलना, राष्ट्र के निर्माण के कार्यों को रोक देना है। तो मैं इसको राष्ट्र की सेवा मानता हूँ। राष्ट्र विकसित तभी होगा जब काम करने वाले लोगों को मौके मिलेंगे। वो कोई भी व्यक्ति सर्विस में जाता केवल अपने लिए करता है, अपने देश के लिए काम करता है, अपनी संस्था के लिए काम करता है। तो ये कोई कृपा नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है हमारे नेताओं की, जो पूरी नहीं हो रही है। प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी। बहुत से नेता हैं जो दलित समाज से ही आते हैं, टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन जब उनकी भूमिका की बात होती है तो वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये तो अब मुझे लगता था कि शिवराज सर ने वहाँ पर बताया था कि पूना पैक्ट के तहत ये हुआ। और बाबा साहब कह रहे थे कि बाबा साहब ने जब शुरुआत किया तो कहा कि पूना पैक्ट वाली जो वार्ता थी, थोड़ा सा आप उसको ज़्यादा विस्तार से बताएं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बाबा साहब ने कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 में, जिसे कहना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा कि आई वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होगा कि दलित समाज के लोग दलितों को चुनेंगे, सवर्ण समाज के लोग उनको वोट नहीं डाल सकते। ये हुआ। और मैकडोनल्ड जो थे, मैक्सेसे अवार्ड उनको मिल गया और वो आ गए यहाँ पर। तो 2 वोट का अधिकार हो गया उस समय। 1 वोट से वो क्या करेंगे, दलित को चुनेंगे, और दूसरे वोट से वो सवर्ण समाज को चुनेंगे, जिससे कि सवर्ण समाज का आदमी भी उनकी जो
आवश्यकता है उसकी अवहेलना नहीं करेगा, और दलित समाज वही सवाल सुना जाएगा जो सचमुच समर्पित कार्य करता है। जब दो वोट लेकर के आ गए तो गांधी जी अमर अनशन पे बैठ गए यरवड़ा जेल में। उन्हें बोला कि नहीं, इससे देश का बंटवारा हो जाएगा, कि गांव-गांव के अंदर दलित अलग वोट करेगा और जो है सवर्ण समाज अलग वोट करेगा, तो इससे देश का बंटवारा हो जाएगा। अरे बाबा साहब ने कहा भाई वोटिंग 5 साल में एक बार होती है, तो 5 साल में एक बार अलग अलग वोट करने से बंटवारा कैसे हो जाएगा? अरे भाई 4 साल 364 दिन तो वो साथ में रह रहा है। रोटी बेटी का संबंध कराइए, खान पान कराइए, ये तो आप करवा नहीं रहे, वोटिंग में से कैसे बट जाएगा? तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं नहीं भाई ये तो गलत है। लेकिन वो अमर अनशन पे बैठ गए और बाबा साहब ने बड़े भारी मन से लिखा कि गांधी नेवर वांटेड टू डाई, वो मरना नहीं चाहते थे। अगर वो केवल दलित समाज के हकों के ऊपर जो है अपना अनुबंध लगा रहे थे, कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा रहे थे। लेकिन मुझे मेरे जो अंदर का कॉन्शियसनेस थी उसने बाध्य किया कि मैं एक व्यक्ति को मरने ना दूं, और इसलिए मैंने जो है वो मान लिया। और उस समय फिर हस्ताक्षर हुए जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो पूना में हुआ था, यरवड़ा जेल पूना में था। तो उसके बाद जो है ये हो गया कि अब आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, अब जो है संयुक्त निर्वाचन होंगे। संयुक्त निर्वाचन में दलित समाज के लिए 78 सीट कर दी गई पूरे इंडिया में। अब हुआ ये कि उसमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है उसके अंदर दलित समाज, किसी भी भारत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित समाज जो लगभग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं एमपीज की, उसमें 20% से ज़्यादा कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा आजमगढ़ में हो सकता है 35% के आसपास, वरना कहीं भी भारत में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो चाहे वो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उसमें 20% से ज़्यादा नहीं है। अब 20% वाले अगर दलित चाहें भी एक साथ वोट कर दें तब भी वो जिता नहीं सकते। और इसलिए जो दलित समाज के प्रतिनिधि हैं वो सवर्ण समाज की अनुकंपा से जीत करके आते हैं, और जब वह सवर्ण समाज की अनुकंपा से जीत करके आते हैं तो वो उनकी ही बात सुनते हैं, दलित समाज की बात नहीं सुनते हैं। और इसलिए जो ये कहा जाता है कि जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा था ओनली स्टूजेस विल बी इलेक्टेड, और बाद में मान्यवर कांशीराम ने लिखा चमचा एज, चमचे केवल जो है प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे। और वास्तविकता यही है कि अभी भी जो प्रतिनिधित्व मिला है वह प्रभावशाली नहीं है, जो डिमांड रखनी चाहिए वो रख नहीं पाता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। मैं एक चीज़ समझूंगा सर कि जो माइनॉरिटीज़ की कल्याण की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, क्या लगता है सिर्फ आरक्षण मिल जाने से जस्टिस मिल पाएगा? नहीं, आरक्षण तो मिल ही नहीं पा रहा ना, आरक्षण तो पूरा किया ही नहीं। अगर आरक्षण पूरा होता तब तो हम इस बात को भी सोचते कि भाई ओवर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो कुछ और तरीका निकाला जाए, हैं। लेकिन अभी तो स्थिति ये है कि कहीं 5% है, कहीं 2% है, और जो उच्च संस्थाएं हैं, उच्च पद हैं, उनमें तो है ही नहीं। जैसे सेक्रेटरी हुए, जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए या जजेज हुए, वहाँ तो रिजर्वेशन पहुँच ही नहीं रहा। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि आप उसे पूरा कीजिए, एक बार तो पूरा कीजिए। अब 50 साल हो गए, 75 साल आज़ादी को हो गए, तो आप इस इतने समय में आपने एक बार भी आप उस लक्ष्य को छुआ नहीं, और आप नीचे कह रहे हैं कि भाई ये एक ने ज़्यादा ले लिया है, अब जिसको मिल गया है उसको नहीं देना है, जिसको नहीं मिला है उसको तो आप दिला नहीं सकते, चूँकि उसको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, उसको चाहिए स्वास्थ्य, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, और उसमें लगे कम से कम 20 या 30 साल लगेंगे अगर आप आज से शुरू करें तो तब तक आप आरक्षण रोकेंगे। इसका मतलब ये, मैंने वहाँ भी कहा था कि आप फिर कहेंगे कि उपलब्ध नहीं है और सीट खाली जा रही हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, अनारक्षित से भरेंगे इसे। तो ये और ये सारी प्रक्रिया उसी दिशा में जा रही है। तो ये उल्टा हो रहा है। कल्याण की बात जो आप कह रहे हैं, कल्याण तो बहुत दूर है, उनको न्याय ही नहीं मिल रहा। कल्याण तो तब होता है कि न्याय मिल गया, अब उनको कुछ और अधिक देना है। तो इसलिए जो सामाजिक न्याय की बात जैसे सर बता रहे थे, तो उसके अंदर एक बात बहुत है कि आरक्षण तो केवल एक
पैमाना था कि भाई उससे आप प्रतिनिधित्व दे देंगे। उसके साथ साथ बाबा साहब ने उसी पूना पैक्ट में आप देखेंगे उस समय 32 में सोना मेरे ख्याल से 50 रुपये तोला हुआ करता था। उस समय कहा था कि बाबा साहब ने कि 10,000 रुपया ईयर मार्क होना चाहिए फॉरेन एजुकेशन के लिए, दलितों के फॉरेन एजुकेशन के लिए सोचिए। और फिर आप साथ साथ आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का वहाँ पर आगमन हुआ कि भाई अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश। लेकिन संविधान के रूप में तो अबॉलिश हो गई, लेकिन आते जाते आते 1955 में एक एक्ट आया, 1950 अनटचेबिलिटी डिसेबिलिटी एक्ट आया। 1983 में अनुसूचित जनजाति नियम आया, इतना कड़ा नियम था कि तुरंत बंद, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसी प्रकार जो शिक्षा में वजीफा था वो कहाँ दिया जा रहा है या कितना दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक तरफ वजीफा बिल्कुल नहीं है, तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय उसके समानांतर है। आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। एक चीज़ मैं समझूंगा, जो तर्क दिया जाता है, मैं इस चीज़ में इसलिए पूछूंगा क्योंकि जो व्हाट्सएप पे बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होती है, मैं वो सवाल के जवाब जानना चाहूँगा। एक सवाल ये तर्क दिया जाता है कि जब समझो किसी को आरक्षण मिला, वो कोई IAS IPS या कुछ बन गया, तो उनका तर्क ये है कि उनको मिल गया तो उनके बेटा बेटी को ना मिले, क्योंकि जिसको मिलना चाहिए वो उससे अछूते रह जाते, उनको नहीं मिल पाता। इस पर मैं चाहूँगा आप दोनों जन। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप जिनको मिलता है उनको नहीं दे रहे हैं, देन ये आप ला रहे हैं, देन ये आपका मंशा है। और जिनको देना चाह रहे हैं वो लेने की स्थिति में नहीं है। आपने उनको कोई एजुकेशन नहीं दी, आपने उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, आपने उनका सशक्तिकरण किया नहीं, ना आर्थिक रूप से ना शैक्षिक रूप से। तो फिर अब जैसे वाल्मीकि समाज है या कोई और समाज है जो जिसको आप कह रहे हैं कि वो वंचित है, अधिक वंचित है, तो उनमें शिक्षा की दर क्या है, और शिक्षा भी है तो वो किस क्वालिटी की है, उनका प्रशिक्षण कितना है, उस पर निर्भर करता है। चूँकि आपने कोई क्राइटेरिया तो उनके लिए अलग से कम तो कर नहीं दिया। ये तो नहीं है कि भाई वो हाई स्कूल पास जो है वो प्रोफेसर बनेगा, चूँकि उसके पास तो हाई स्कूल की ही एजुकेशन है। आप कहेंगे तो वो तो काबिल ही नहीं है। तो उसकी काबिलियत को भी आपने उसमें वृद्धि करने के लिए जब कोई आपने स्कीम नहीं लाए, आप कोई योजना आपने नहीं बनाई, तो फिर वो कैसे हासिल करेगा। तो आप उधर तो कहेंगे कि ये तो लायक नहीं है, हैं, और उस तरफ कहेंगे कि भाई इसको मिल चुका है। और दूसरी बात यह है कि प्रतिनिधित्व तो एक समूह में पूरा होना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जाट या धोबी या कोई उसके साथ मंदिर वाला कहता हो पुजारी कि नहीं तुम आ जाओ, वाल्मीकि बाहर रहेगा, या वो अनटचेबिलिटी का बर्ताव होता है तो सभी के साथ होता है। तो और भेदभाव के शिकार सभी हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। और अंदर आप जो कहते हैं कि भाई रोटी बेटी की बात है, तो वो खुद भी नहीं करना चाहता, ये तो मानसिकता की बात है। कोई वाल्मीकि से कहे कि तू अपनी बेटी की शादी जाटव के यहाँ कर दे, कहे नहीं मैं नहीं करूँगा। ये तो नहीं, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा जो सर कह रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन अगर किसी को मिल गया, IAS बन गया, तो उसको बाहर कर देना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हमने ये मैं नहीं कह रहा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि आपने रिजर्वेशन को लेकर के ये मानसिकता बना ली है कि ये जो रिजर्वेशन है ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, और इससे IAS बन गया तो उसके बाद बहुत पैसे आ गए, इसलिए वो जो है सक्षम हो गया, अब हटा दो। लेकिन आप ये देखिए, रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? रिजर्वेशन इसलिए दिया जा रहा है कि हजारों वर्षों से किसी समाज को पृथक किया गया, हजारों वर्षों से किसी समाज को जो है बहिष्कृत किया गया। अब आप ये कह रहे हैं हजारों वर्षों की जो उसकी सांस्कृतिक क्षति हुई है, जो सांस्कृतिक पूंजी की क्षति हुई है हजारों वर्षों से, ये नहीं कि 1 साल 2 साल में और या एक ही पीढ़ी में उसको किनारे किया गया था। हजारों वर्षों से उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, संसाधन का अधिकार नहीं था, उसको संस्कृति का अधिकार नहीं था, पूजा का अधिकार नहीं था। इन सब की जो क्षति उसकी हुई है, आप कह रहे हैं एक पीढ़ी में पूरा कर दो।
और दूसरी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं वो हजारों वर्षों की संस्कृति वाले लिए हुए बैठे थे और उनको आपने 10% रिजर्वेशन दे दिया। उनका प्रतिनिधि ऑलरेडी था और उनको आपने 10% देके और बढ़ा दिया। तो ये समाज आपने क्या सचमुच विघटन के रूप में बढ़ाया है या आपने जो हमारा राष्ट्र है उसके निर्माण के रूप में बढ़ाया है कि आपने विघटन किया है? ये बात सोचनी चाहिए। देखिए, मुख्य बात है संतुलन की। जब आप कह रहे हैं कि IAS हो गया, PCS हो गया या संपन्न हो गया, दलित करोड़पति तथाकथित हो गया, उसको बाहर करो, तो ये नियम बनाइए कि वो किसी भी जाति का हो। भाई एक ही जाति का कि बाप भी जज, बेटा भी जज और नाती भी जज, और पिता वाइस चांसलर, बेटा प्रोफेसर और उसकी बेटी जो है वो डीन। तो आप तय कीजिए कि एक ही बनेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ये करिए ना। ये क्यों है कि भाई दलितों में तो एक ही बनेगा। आप देखिए दलितों में महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कितनी बुरी हालत है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 80 कॉलेज हैं, 80 कॉलेज में एक भी प्रिंसिपल दलित महिला नहीं है, न पुरुष। तो प्रतिनिधित्व कहाँ है? जी बिल्कुल, समय हो चुका है। आप दोनों ने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा, जो सोशल मीडिया पे तर्क दिया जाता है कि सिर्फ आरक्षण 10 सालों के लिए है, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। साफ कहा गया है संविधान में कि ये 10 साल के बाद इसे लगातार बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाना चाहिए। केवल आरक्षण 10 साल के लिए जो था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत जो राजनीतिक आरक्षण है विधानसभा में और लोकसभा में, वो 10 वर्षों के लिए था। तो ये जवाब था प्रोफेसर साहब का, हमसे बात की। आप लोग भी जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। धन्यवाद।